तो हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल में। तो चलिए, हमने आपकी के चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को शुरू किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जैसे बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया था। चलिए, अब आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड में टाइप ऑफ रिएक्शन। ये आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो हम इस पार्ट पे पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के पार्ट, जैसे कि कंबाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इनका नाम सुनकर घबराइए नहीं, जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई में बताने वाली हूँ ये रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमारे पास है कंबाइनेशन रिएक्शन। कंबाइनेशन रिएक्शन क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है। कंबाइनेशन रिएक्शन का मतलब है जुड़ना। क्या है? जुड़ना। मैम कैसे जुड़ना? मतलब कि जब एक एटम दूसरे एटम, यानी एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, जब दो रिएक्टेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? कंबाइनेशन रिएक्शन। तो कंबाइनेशन रिएक्शन से आप बेसिक ये याद कर सकते हैं कि कंबाइनेशन रिएक्शन का मतलब है जुड़ना। क्या है? जुड़ना। जैसे कि एक ये एटम है और एक ये एटम है, जब एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, जब दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा? एक प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसे कहेंगे कंबाइनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैं एक लूं, तो एक हमने लिया हाइड्रोजन, एक रिएक्टेंट, उसके बाद मैंने दूसरा रिएक्टेंट अपना ले लिया ऑक्सीजन। जब हमने एक हाइड्रोजन ले लिया रिएक्टेंट में और दूसरा ले लिया ऑक्सीजन, जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा वाटर, यानी H2O। तो देखिए, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास ऑक्सीजन है। जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे और ये धीरे 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 रिएक्शन करके आपस में जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इन दोनों का जुड़ना ही कंबाइनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो चलिए, अब हम बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं इसकी डिफिनेशन को। वैसे तो हमने इसको समझ लिया है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कंबाइन का मतलब है जुड़ना। तो इसमें क्या है, बुकिश लैंग्वेज में इसकी डिफिनेशन है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द टू आर मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कंबाइनेशन रिएक्शन। जो अभी मैंने बताया कि दो या दो से ज्यादा जब रिएक्टेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे और जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना देंगे, उसी को बोलेंगे कंबाइनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं मैग्नीशियम और ले रहे हैं ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, तो हम इसके आगे भी इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमने बना दिया। जब हम मैग्नीशियम और जैसे ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, जब ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और कंबाइन हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। जहां पर O आता है वहां पर हम ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए, अब उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इसके पहले ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, वही वो वाटर का था, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का था। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। इसके बाद जब हम हाइड्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं? अमोनिया बना लेते हैं। जैसे कि हमने एक हाइड्रोजन लिया और एक नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक अमोनिया बना लेते हैं आपस में जुड़ के, तो अमोनिया बन जाएगा। आप लोग ये 2 और 3 से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा।
ये मैंने इसके पहले वाले लेक्चर पे पार्ट 1 पे बताया है, इसे बैलेंसिंग कहते हैं। तो अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप इसके पहले का लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेंगे। कार्बोनेट मतलब MgCO3। MgCO3। मैम ये मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, ये मैंने बेसिक लेक्चर में बताया है। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप लोग को आने लगेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन ले तो हम ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब है जहां पर ऑक्सीजन 1 हो उसे हम मोनो कह देते हैं, जहां पर 2 है वहां डाई कह देते हैं। तो हम ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है। जब इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जुड़ जा रहे हैं आपस में और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम ले रहे हैं सोडियम मतलब Na और उसके बाद ले रहे हैं क्लोरीन यानी Cl2 और ये बना रहा है NaCl। NaCl एक शॉर्ट फॉर्मूला है। क्या है? शॉर्ट नहीं, शॉल्ट मतलब कि नमक का फॉर्मूला है, शॉल्ट का फॉर्मूला है। इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जब सोडियम की एक अपनी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक भी है, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लास्ट कर देता है। कैसे? जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा कि जब सोडियम को वो वाटर में फेंकते हैं तो क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है सोडियम की। उसके बाद आप क्लोरीन को देखें तो एज अ वेपन इसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था। तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है और इसकी अपनी प्रॉपर्टी, यानी सोडियम की अपनी प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की अपनी प्रॉपर्टी है और दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ही डेंजरस है। पर जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके एक नॉर्मल शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपकी किचन पे रखा हुआ शॉर्ट है, NaCl है, वो सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने डेंजरस सोडियम और क्लोरीन एक नॉर्मल नमक में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलिए मैंने बताया था कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी पर इसे इमेज के थ्रू अच्छे से समझाया गया है। तो इसकी प्रॉपर्टी बनती है कि ये आपके मतलब बोर्ड्स में आ सकता है। तो आप लोग एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर इसके आगे मैंने इसे क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख दिया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। तो जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो जैसे कि ये मैग्नीशियम रबर है और एक ये सैंड पेपर है, जब हमें मैग्नीशियम रबर को बर्न करना है इसके पहले हमें सैंड पेपर से, आप लोग ने सैंड पेपर समझ रहे हैं, जैसे कि आप लोग के घर में अगर कभी लोहे के सामान पे जंग लग जाती है तो हम उसे हटाने के लिए एक मार्केट से एक पेपर लेके आते हैं जो रब रब सा होता है, उसको ऐसे रब कर देते हैं उस लोहे में, आयरन में, तो क्या होता है वो निकलने लगता है। वैसे वही लेंगे, सैंड पेपर बोलते हैं उसे, और वो लेकर और हम अपने मैग्नीशियम रबर पे क्या करेंगे, बर्न करने से पहले अच्छे से उसे रब करेंगे। क्यों रब करेंगे? ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके, ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके। तो जब हम मैग्नीशियम की रबर को बर्न करेंगे तो वो क्या होगा, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम आग को जलाते हैं तो आग जलने के बाद हमारे पास राख बनती है जो कि ग्रे कलर की होती है। वैसे ही जब मैग्नीशियम की रबर को हम बर्न करते हैं तो ये भी क्या होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये किस कलर का होता है? जैसे हमारी राख ग्रे कलर की होती है, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है ये व्हाइट कलर का होता है। आपके एनसीईआरटी पे बना भी हुआ है। और इसी के साथ ये ग्लास वॉच है जो, ये लाइका कांच की प्लेट के जैसे होती है, थोड़ी सी गहरी में कांच की प्लेट होती है। जब आप लोग केमिकल रिएक्शन वगैरह करेंगे तो आपको आपके स्कूल पे लैब पे दिखाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने अब पढ़ लिया कंबाइनेशन रिएक्शन। कंबाइनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा जुड़ना। क्या पढ़ा? जुड़ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं डीकम्पोजिशन। जैसे कि अभी हमने कंबाइनेशन रिएक्शन में जोड़ना सीखा है, वैसे ही हम डीकम्पोजिशन में तोड़ना सीखेंगे। वो क्या मैम? अब आप लोग को हंसी भी आ रही होगी कि अभी तक तो हम जोड़ रहे थे पर अब हम तोड़ेंगे। यस, यू आर राइट। अब हम अभी तक हम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब मेन मतलब हो गया तोड़ना। क्या? तोड़ना। मैम ये क्या है, कैसे, हम क्यों तोड़े, सब कुछ पता चलेगा आपको। बस थोड़ा सा आप आराम से इस लेक्चर को देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। तोड़ना कैसे मैम? जैसे कि अभी हम जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? हमने हाइड्रोजन लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, जोड़ दिया तो वाटर बन गया। हमने हाइड्रोजन लिया, हमने नाइट्रोजन लिया, जोड़ दिया तो हमारे पास अमोनिया बन गया। हमने एक Na लिया, क्लोरीन लिया, Cl लिया और इसे जोड़ दिया तो हमारे पास NaCl बन गया। वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? तोड़ेंगे। यानी कि अगर हम NaCl लें तो हम उसे तोड़ देंगे, यानी Na और Cl में तोड़ देंगे। वो कैसे तोड़ेंगे? जब आप एक चॉकलेट लेते हैं, जैसे एक बड़ी सी डेयरी मिल्क है आपके पास और आपके पास एक ही आई, पापा ने एक ही लाई और आपके बहुत सारे भाई बहन है, 3-4 भाई बहन है, आप लोग 2-3 ही हैं, तो उसको क्या करना है? अगर आप, पापा ने बोला सबकी अच्छे से खा लो, तो क्या करोगे? तोड़ तोड़ के सबकी हिस्से की लगा के दोगे, तो तोड़ने में थोड़ी सी पावर लगती है। वैसे ही जब हम इसमें प्रोडक्ट को तोड़े, मतलब रिएक्टेंट को जब तोड़ेंगे तो उसमें भी हमें हीट देनी पड़ेगी, कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, कहीं हमें इस फोटो लाइट का यूज करना पड़ेगा। हमें ऐसे कुछ यूजेस करने पड़ेंगे क्योंकि पावर लगेगी उस पे। जैसे कि हम ले लें एक वाटर, अभी हमने वाटर को बनाया था, मतलब हमने जोड़ कर बनाया था। अब हम वाटर को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? जब हम वाटर में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी का मैं साइन बना रही हूँ। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वाटर में तो ये क्या होगा? ये H2 और O2 में टूट जाएगा। क्या होगा? ये H2 और O2 में टूट जाएगा। क्या होगा? H2 और O2 में टूट जाएगा। अभी हमने H2 और O2 की केमिकल रिएक्शन कराया था, जुड़ा था, तो H2O बना था, मतलब वाटर। पर अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी रन करा दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें, तो ये क्या होगा? टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन बन जाएगा और एक ऑक्सीजन बन जाएगा। तो समझ आ रहा है आप लोगों को कि डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? तोड़ना। चलिए अब थोड़ा सा हम बुकेज लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो हमारे पास लिखा हुआ है, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू द टू प्रोडक्ट। देखिए इसमें लिखा है सिंगल रिएक्टेंट को हम दो प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। जैसे अभी हमने लिया था, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दी तो H2 और O2 में टूट गया। जैसे आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जब हम फेरस सल्फेट लेते हैं, क्या लेते हैं? फेरस सल्फेट लेते हैं और इसमें हीट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? हीट दे देते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑक्साइड क्यों कहा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और SO2 और CO3 जैसे गैसेस में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी CO2 और SO3 भी बन जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जब हम ये फेरस सल्फेट लेते हैं तो इसे लेने के लिए, जैसे ये पाउडर फॉर्म में हो, तो उसे क्या करते हैं? लेने के लिए हम उसे, जो टेस्ट ट्यूब होती है, ऐसे आप लोग देखेंगे अपनी लैब्स में, ऐसी एक टेस्ट ट्यूब होती है, तो टेस्ट ट्यूब लेंगे तो उसे एकदम ड्राई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पोंछ लेंगे, ड्राई कर लेंगे। क्यों पोंछ लेंगे? क्योंकि ये फेरस सल्फेट जो है 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए जब हम इसे लेते हैं तो इसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल ड्राई करना पड़ता है। इसी के साथ फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और SO2 और CO3 भी बन जाता है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये लाइक अ रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जिस कलर का आपने देखा होगा कि वो रहता है, ईंट रहती है, जिस घर में आप रहते हैं, आप वहां पर कभी ना कहीं ईंट देखे होंगे या किसी का घर बनते हुए देखे होंगे, तो जिस कलर का ईंट होता है उसी कलर का ये फेरिक ऑक्साइड होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। आप यहाँ पर रेडिश ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो SO2 और SO3 हमने लिया है,
ये जो गैसेस होती हैं ये बहुत ज्यादा सफोकेटिंग होती हैं। सफोकेटिंग का मतलब जैसे कि घुटन सी होती है। अगर इसको हम स्मेल कर लेते हैं तो ये घुटन सी महसूस कराता है और एसिडिक होती है, पॉल्यूटेंट होती है। कैसी होती है? एसिडिक होती है और पॉल्यूटेंट होती है। तो जब हम इसको स्मेल कर लेंगे तो हमें क्या होगा? नाक बहने लगेगी, आंसू आने लगेंगे, इसलिए हम इसे डायरेक्ट स्मेल नहीं करते। आपके एनसीईआरटी पर ये एक लड़की बनी हुई है जो अपने आप को ऐसे करके स्मेल कर रही है। अगर हमने देखा था कि हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, तो हमने उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े थे, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। वैसे ही इसमें क्या हो रहा है? गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हमें पता करना है कि हमारी रिएक्शन हुई है या नहीं। तो गैस बनी होगी इसलिए इसे स्मेल करना है, पर इसे तो डायरेक्ट स्मेल नहीं कर सकते, नहीं तो सफोकेट हो जाएंगे हम लोग, मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसीलिए हम इसे थोड़ा स्मेल करते हैं, दूर से ऐसे स्मेल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसे डायरेक्ट स्मेल ना करें। उसके बाद आप समझ गए कि ये लड़की क्यों बनी हुई है, क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जब आप रिएक्शन कराएं तो जिससे CO2 और SO3 वो SO2 और SO3 बन रहा है, ये सफोकेटिंग होती है, एसिडिक होती है, पॉल्यूटेंट होती है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसलिए हमें इसे डायरेक्ट स्मेल, ऐसे टेस्ट ट्यूब लेकर डायरेक्ट स्मेल नहीं करना है। इसे थोड़ा सा दूर से और हाथ लगा के ऐसे करके, जैसे हम लोग आरती लेते हैं, लाइक हम लोग आरती ऐसे लेते हैं, वैसे ही हमें इसे हल्का सा ऐसे करके स्मेल करनी है कि हमारी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद वाटर दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों दे रहे हैं? जैसे कि चॉकलेट तोड़ने में हमको पावर लग रही थी, वैसे इनको तोड़ने में भी थोड़ी थोड़ी पावर लगती है, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट दे देते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन। टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन क्या है? अभी तक मैम अपने कंबाइनेशन ऑफ टाइप ऑफ नहीं पढ़ाए थे उसके, क्योंकि उसके आपके एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ है, पर इसके दिया हुआ है इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर आप देखें थर्मल, थर्मल में आपको एक साउंड आ रहा है टेम्परेचर। जहां पर थर्मल की बात हो वहां टेम्परेचर आ जाएगा, जहां ऑक्साइड की बात हो वहां ऑक्सीजन आ जाएगा, जहां मोनो आए वहां 1 आ जाएगा, जहां डाई आए वहां 2 आ जाएगा, जहां ट्राई आए वहां 3 आ जाएगा, जहां टेट्रा आए वहां 4 आ जाएगा। ऐसे ही होता है हमारी केमिस्ट्री में। ये बेसिक चीजें आप धीरे धीरे सीखते जाइए, इससे आप धीरे धीरे जानने लगेंगे, समझने लगेंगे और इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल। जब टेम्परेचर आया तो डीकम्पोजिशन डन बाय हीटिंग आर बाय सप्लाइड हीट एनर्जी इज कॉल्ड अ थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हमें किसी चीज को तोड़ना है तो अगर हम उसमें टेम्परेचर देंगे, लाइक अ हीट देंगे, तो वो क्या होगा? टूट जाएगा हीट देने पर। अभी हमने पढ़ा कि फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड हमने बनाया था, तो उसमें क्या किया था? हमने क्या किया था? हीट ही तो दिया था। तो वैसे ही अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं और उसमें हम हीट दे देते हैं तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कि आपने लिया है CaCO3 और इसे हमने तोड़ दिया CaO में और CO2 गैस रिलीज हो गई। तो जो CaO है ये क्या है? क्विक लाइम है, जो हमने पिछले क्लास में बनाया था। तो ये क्विकलाइन किस में यूज होता है? आप लोगों ने सीमेंट सुना होगा, जो घर बनाने में यूज किया जाता है, उसके सीमेंट मेकिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसका यूज किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इसी का पार्ट डिकम्पोजिशन का सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन। आप लोग फोटो से याद रखिए, जहां भी आपको फोटो वर्ड दिखे इसका तुरंत कनेक्शन करिएगा सनलाइट से या लाइट से। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम किसी की रिएक्शन कराते हैं, तोड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो चलिए बुकिश लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। द डिकम्पोजिशन डन बाय द लाइट या सनलाइट इज कॉल्ड अ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो मैंने बताया कि जब हम कोई रिएक्शन लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में करा देते हैं, इसे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल का आप कनेक्शन कर लीजिए टेम्परेचर से, हीट से, और फोटो का कर लीजिए लाइट से।
तो इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी पर दिया है कि जब हम सिल्वर क्लोरीन को हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। सिल्वर क्लोराइड है, जब हम सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जा रहा है। तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जब से सनलाइट आई, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं किया है। तो ये जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें पड़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड है, तो ये बन रहा है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं इसका थर्ड। हम इसमें 3 पढ़ते हैं। सबसे पहले डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, उसके बाद डिकम्पोजिशन के टाइप पढ़ते हैं, थर्मल पढ़ लिया हमने, उसके बाद फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अब एक हम पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये IMP का मतलब इम्पोर्टेंट है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। आप देखिए, हम जब लीड नाइट्रेट के अब क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो जब हम पीबी नाइट्रेट वाइट होता है और इसको हीट विथ क्रैकिंग साउंड, जब ये इसको हम हीट देते हैं तो ये क्या होता है, क्रैक क्रैक की अजीब सी आवाज करके ये क्या होता है, रिएक्शन करता है। तो ये येलो कलर का रेजिडुअल बन जाता है और ब्राउन फ्यूल के साथ ये भी इरिटेटिंग गैस होती है, जो बहुत ज्यादा इरिटेट, मतलब किसी चीज से आप स्मेल कर ले तो इरिटेट हो जाए, तो इसका ब्राउन कलर, जब ये रिएक्शन होती है तो ब्राउन कलर से यहाँ से गैस रिलीज होती है जो कि इरिटेटिंग होती है। ठीक है, आप लोग, और जो ये जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, जब PbO बन रहा है तो ये नीचे क्या होता है, येलो कलर का नीचे साइड थोड़ा सा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि हम कैसे सिल्वर वो जब हमने अभी पढ़ा था कि सिल्वर क्लोरीन को जब हम फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, फोटो की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो बनता है। तो वैसे ही वाई सिल्वर क्लोराइड इज कीप इन ब्लैक बोतल। आप लोगों ने सुना हो, ना सुना हो, पता हो, ना पता हो, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब हम सिल्वर क्लोराइड जो हमारे लैब्स में या हमारे पास होता है तो हम उसे स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे घर पे कोई सामान होता है तो हम उसे स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, डिब्बों का यूज करते हैं। बहुत सारे डिब्बे मम्मी लोग किचन पे रखी रहती हैं। वैसे ही अगर हमें सिल्वर क्लोराइड को स्टोर करना है अपने लैब्स में, तो हम क्या करते हैं, एक ब्लैक कलर की बॉटल्स में उसको कवर करते हैं एयर टाइट करके। क्यों, वो रीजन हम आगे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में आ सकता है। एज सिल्वर क्लोराइड इन लाइट सेंसिटिव, ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड एक लाइट सेंसिटिव होता है, यानी लाइट से रिएक्शन कर लेता है। विच मीन्स इज प्रेजेंस ऑफ लाइट इट डिकम्पोज सिल्वर एंड क्लोराइड, यानी कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये सेंसिटिव होता है लाइट में, और ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन करके सिल्वर और क्लोरीन पे टूट जाता है। इसीलिए हम इसे स्टोर करने के लिए ब्लैक बोतल पे इसे एयर टाइट बंद करते हैं ताकि इस पे लाइट ना पहुंच पाए। ठीक है, इसके बाद हम डिकम्पोजिशन का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन में जब हमने थर्मल पढ़ लिया, उसके बाद फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। मैम ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन क्या है, जैसे अभी हमने वाटर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दिया था, तो वैसे ही जहाँ इलेक्ट्रो आए वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का मतलब है कि ऐसा डिकम्पोजिशन जब हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कराएं, जैसे डिकम्पोजिशन डन बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। जब हम किसी को तोड़ने के लिए उसमें करंट दे दें तो उसे कह देते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। जैसे एक वाटर है, तो ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया। हम इसमें प्योर वाटर नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हम प्योर वाटर में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाते, इसलिए हम इनप्योर वाटर लेते हैं जिसमें हम अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके और
जब इसमें क्या होता है, बर्निंग, जो हाइड्रोजन होता है ये पॉप की साउंड पर बर्न होता है, और जो ऑक्सीजन होता है ये कंबशन में हेल्प करता है। कंबशन में मतलब जलने में, जैसे आग लगती है ना, तो आग में हमें क्या सिखाया जाता है कि आग बर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो उसे हमें अगर आग को बंद करना है, तो आप लोग ने ये वीडियो देखा होगा कि अगर सिलेंडर पे आपके आग लग जाए तो आपको एक बाल्टी लेकर उसमें ढक देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऑक्सीजन की जो है कनेक्शन टूट जाएगा आग से, यानी कि वो क्या करता है, कंबशन में हेल्प करता है। इसीलिए जो आप लोगों ने रेड कलर के सिलेंडर्स अपने स्कूल्स में या फिर देखा होगा आसपास, वो जब आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन का कनेक्शन तोड़ देता है आग से, इसीलिए कंबशन रुक जाता है, यानी आग बंद हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, आग जलने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये क्योंकि आपके एनसीईआरटी पे ये डायग्राम बना हुआ है तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन हैज विल फॉर्म डबल द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। आप लोग को ये दिख रहा है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा समझाने के बाद कि जो ऑक्सीजन है ये डबल है। ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इसलिए लिखा है कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल। ठीक है, आप लोग इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे सबसे पहले आप समझिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब है हटाना। क्या है, हटाना। कैसे, क्या हटाना, इसमें क्या होगा, हटाना, हटाना में क्या, डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आप अपनी क्लास के टॉपर हैं, लाइक अ टॉपर, आप लोग, आपकी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बनी हुई है स्कूल पे, आप कभी लेट हो जाते हैं तो आपको सीट नहीं मिलती आगे की, आप लोग फ्रंट बेंचर हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, आप किसी को उठाएंगे, पावर है भाई, क्लास मॉनिटर है, आप टॉप करते हैं तो आप उठाएंगे और उसकी जगह पे खुद बैठ जाएंगे। तो किसी को उठाकर खुद बैठ जाना, यही है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को हटाकर खुद बैठ जाएगा। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ भी। मम्मी क्या करती हैं, आपको डांट लगा लेती हैं, मम्मी क्या करती हैं, आपको उठा के अब खुद बैठ जाती हैं। मम्मी कर सकती हैं पर आप नहीं कर सकते, क्यों, उनके पास ज्यादा पावर है, आपके पास नहीं है। वैसे ही जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को हटाकर उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए आप लोग। चलिए इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए केमिकल प्रोसेस वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस replace a loss reactive element is called a डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो कम रिएक्टिव को हटा देगा, यानी ज्यादा पावरफुल कम पावरफुल वाले को हटाकर उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए एक कार्टून, मैंने कार्टून पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है। जब हम ले रहे हैं CuSO4, क्या है, CuSO4, और इसमें आयरन है, आयरन है, ये बहुत ही पावरफुल है। क्या है, पावरफुल है। तो CuSO4 से ये Cu से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और उसको हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। क्या करेगा, उसको हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या बन गया, FeSO4। क्या बन गया, FeSO4 बन गया, और Cu क्या हुआ, निकल गया। क्या हो गया, निकल गया। एक बार और देख लीजिए आप लोग, जब CuSO4 रिएक्शन है, एक है CuSO4 है और Fe ने उस पर नजर मारी और Fe चाहता है कि Cu को हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठ जाए, तो ये ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, Cu को हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठ गया और Cu को निकाल के अलग कर दिया है। जैसे आप करते हैं, स्कूल गए, उठाया, खुद बैठ गए, वो जहां जा रहे हैं पता नहीं, बैठो या ना बैठो, वैसे ही हाल हुआ यहाँ पर। आप एक और रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक लिया,
हमने CuSO4 लिया और इसके बाद क्या हुआ, Zn ने Cu को हटा दिया। ये Zn कैसे हटा रहा है, Fe कैसे हटा रहा है, क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है Cu से। और यहाँ Zn कैसे हटा रहा है, क्योंकि Zn ज्यादा पावरफुल है Cu से। ये कैसे पता है मैम आपको, अभी आपको भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो ये क्या होगा, Cu को हटा के Zn इसकी जगह खुद बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और Cu निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ Fe है और CuSO4 है, ये यही रिएक्शन है, तो इसे ऐसे फॉर्म में मैंने लिख दिया है। उसके बाद जब हम जिंक और KCl का रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। आप किसी को से भी स्कूल पे पूछ सकते हैं, मस्ती के फॉर्म में आप पूछ सकते हैं, पर ये आपको पता भी होना चाहिए, कोई आपसे भी मस्ती कर सकता है। वैसे ही आप एक और पढ़ सकते हैं, एक ये क्वेश्चन है, कैन वी पुट CuSO4 इन आयरन कंटेनर। हम CuSO4 को लोहे के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, ये आपको आंसर आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि मैंने ऊपर बताया अभी कि क्यों नहीं रख सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्यों नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, उसका मेन कारण है, हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि we cannot because iron is more reactive than in a reaction of copper। क्योंकि आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को हटाकर उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, खुद रिएक्शन कर लेगा सल्फेट एंड विल बी आयरन सल्फेट। वो क्या करेगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। जैसे कि ये आयरन ने CuSO4 की, अगर हम इसके साथ इसको रख देंगे तो ये क्या करेगा, इसको हटा के खुद बैठ जाएगा, तो ये आयरन ने क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, इसलिए हम इसको आयरन के कंटेनर में नहीं रखते हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए एक बार अब हम जान लेते हैं कि ये मैम हम कैसे जाने कि कौन लेस रिएक्टिव है और कौन मोर रिएक्टिव है। तो सबसे पहले आपको इसे याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। मैम याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए, आप लोग कम से कम ट्रिक का यूज करिए, क्योंकि ट्रिक को याद करने के लिए फिर आप कोई ट्रिक बनाएंगे तो इससे सही है जब तक आपको याद हो सके आपको याद कर लेना चाहिए विदाउट एनी ट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले है पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आपको ये लाइन से याद करना है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाले हैं ये ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो नीचे वाले हैं ये कम रिएक्टिव हैं। मतलब कि देखिए आप, आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो ऊपर है इसीलिए ये कॉपर को हटा दे रहा था। अगर यहाँ पर मरकरी और कॉपर होंगे तो कॉपर मरकरी को डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। चलिए एक बार आप मेरे साथ फिर से याद कर लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आप लोग को याद हो गया होगा, सबसे कम होता है गोल्ड और सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, जैसे पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और गोल्ड को AU से करते हैं। आप लोगों को इतना याद हो गया होगा। ये आपके NCERT का डायग्राम है, एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो जब अब हम आगे बढ़े हैं तो अब हम आगे लास्ट, बेसिकली हम इसे लास्ट कह सकते हैं कि अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं। ये लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बार हटा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हटाना, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक बार हटा रहे थे, पर हमने पढ़ा डबल, डबल मतलब दो, तो इसमें हम दो बार हटाएंगे, क्या करेंगे, दो बार हटाएंगे। कैसे, तो चलिए पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कैसे। तो a type of reaction in which change in iron in taken place are a type of reaction in which two compound reaction to form two are new compound। कैसे, एक बार ये एक और लगा हुआ है तो मतलब ये है और एक ये है, जब इसमें क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, क्या होगा, एक्सचेंज होगा।
कैसी वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है ये Ag, हम इसमें क्या ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं। और फिर हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि Ag क्या होगा, Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा और Na क्या होगा, NO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर बन गया सिल्वर क्लोराइड और यहाँ बन गया सोडियम नाइट्रेट। यानी कि क्या हुआ, सिल्वर ने क्लोरीन से कर लिया और सोडियम ने नाइट्रेट से। आप लोग को समझ आ रहा है? अच्छी बात है अगर आपको समझ आ रहा है। और इसके बाद चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अगला। उसके बाद हमने देखा BaCl2, अगर हमने इसका रिएक्शन Na2SO4 से कराया तो ये बन गया BaSO4 NaCl। यानी आप इसे याद रखिएगा, जो BaSO4 है ये व्हाइट PPT है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये PPT क्या है। PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जब हमने पढ़ा था कि ये सॉलिड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में जो नीचे की तरफ सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बेस पे बैठ जाता है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो आपको याद रखना है। उसके बाद जब हम PbNO3 होल ट्वाइस और Ki का रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, PbI2 यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रेसिपिटेट हैं आपके एनसीईआरटी में, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई टीचर भी पूछ सकते हैं, कोई फ्रेंड्स भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि BaSO4 इज अ व्हाइट PPT और PbI2 इज अ येलो PPT। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी आप आगे रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ेंगे, पर अच्छा होगा अगर आप थोड़ा यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सी आप ऐसे ऑक्सीजन से इसे जोड़िएगा। ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन प्लेस इज कॉल्ड इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सी में आप ऑक्सीजन का साउंड लाएं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जहां ऑक्सीडेशन है वहां ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हमारे पास मीथेन है। अगर हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर बन जाएगा। वैसे ही कॉपर है और ऑक्सीजन है, अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट इट्स नॉट अ कंफ्यूजन। आप लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। ए सब्सटेंस दैट रिमूव हाइड्रोजन और ऐड ऑक्सीजन टू कंपाउंड इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऐसा एजेंट जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसे तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो खुद रिड्यूस होगा पर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा पर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। वैसे ही रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन का अपोजिट कर सकते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन इन हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लेस कॉल्ड इज अ रिडक्शन। मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन का अपोजिट होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल जो BaCl और H2SO4 का है, जिसमें ये एरो, आप लोग ये मत सोचिएगा ये नीचे को एरो है। जब ऊपर को एरो होता है मतलब कि गैस जो है वो बाहर जा रही है, यानी एनवायरमेंट में जा रही है। अगर एरो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। प्रेसिपिटेट आप लोग कमेंट पे बताइए कि BaSO4 कैसा प्रेसिपिटेट बना है, किस कलर का बना है, तो आप लोग इसे बताइएगा। वैसे मैंने इसके पहले वाले पेज पे बताया है आपको, पर एक बार आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बना था। इट्स अ होमवर्क।
इसके बाद यहाँ पर HCl बना जो एसिड है। उसके बाद अगर हम पढ़े रिड्यूसिंग एजेंट, हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है, दूसरों को ऑक्साइड करता है, खुद रिड्यूस करता है। इसका अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्साइड करता है। ए सब्सटेंस दैट ऐड हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन इज कंपाउंड नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अपोजिट है, दूसरों का अच्छा करता है, खुद का बुरा करता है। तो दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 मैं पढ़ाने वाली हूँ। आपका बहुत कम चैप्टर बचा हुआ है, तो आप उसमें अच्छे से रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसे फिर से रिपीट कर दूंगी। वैसे मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप स्पीड थोड़ा कम कर आप इसे पीछे कर आप इस टॉपिक को फिर से देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या करता है, रिड्यूस होता है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन क्या होता है वो मैंने बता दिया है कि ऑक्सीडेशन का रिलेशन आप ऑक्सीजन से कर दीजिए, जहां पर ऑक्सीजन ऐड होगी वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूव होगा। और जहां रिडक्शन होगा वहां पर आप ऑक्सीडेशन का अपोजिट कर दीजिए, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूव होगा और हाइड्रोजन का ऐड होगा। अगर आपको एक समझ आ गया तो आपको दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ये दोनों क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। तो चलिए अब मैंने आपको आज का टॉपिक यानी पार्ट 2 अच्छे से पढ़ा दिया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो अगर थोड़ा बहुत आवाज इधर उधर हुई है या फिर कोई साउंड आया है तो आप उसे इग्नोर करिएगा और मेरे कंटेंट में, मेरे बोलने की, मेरे पढ़ाने पर फोकस करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि और अच्छा मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट में दे सकूं जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करे। सो प्लीज आपकी हेल्प, मुझे बहुत जरूरत है आपकी हेल्प की, तो आप लोग मुझे हेल्प करिए और मैं आपको हेल्प करूंगी। सो थैंक यू, प्लीज थैंक यू। आप लोग ने इसे पसंद किया, देखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।